जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में ये दर्पण के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले हमने दर्पण से संबंधित दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें दर्पण के बारे में बताए हैं। फिर उसके बाद अगले पार्ट में बताए थे प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है। फिर उसमें बताया गया था दर्पण से संबंधित कितनी भौतिक राशियां होती हैं और भौतिक राशियां दर्पण में कहां कहां होती हैं, उसको किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। इन सभी के बारे में अलग अलग वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, किस दर्पण के लिए देख रहे हैं? तो ये जो दर्पण बना हुआ है, ये कौन सा दर्पण है? तो यह है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सूत्र का जो निगमन है उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो निगमन करने से पहले हम लोग यहाँ कुछ भौतिक राशियां जो दी गई हैं, इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में तो देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, तो वहां से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई कितनी भौतिक राशियां हैं और कौन है, कहां पर होती हैं। ठीक है। तो ये हमको पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये फोकस बिंदु है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। बात समझ में आया? तो हम लोग अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ध्रुव है और ये क्या है? वस्तु है। और ये इस वस्तु का क्या बना है? यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। ठीक है। ये जो दर्पण दिख रहा है, दर्पण के आगे के साइड के जितने भी मतलब वहां चिन्ह लिखे जाएंगे कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। और पीछे के जितने चिन्ह होते हैं कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर के जो चिन्ह होते हैं वो धनात्मक होते हैं और इसके नीचे के जो चिन्ह होते हैं कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। यानी कोई भी हम भौतिक राशि लिखेंगे, अगर इधर का लिखेंगे वो कैसा हो जाएगा? इधर का होगा ऋणात्मक हो जाएगा, इधर का हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अगर ऊपर है तो ऊपर हो तो धनात्मक और नीचे है तो ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आइए देखते हैं दर्पण। अच्छा, दूरियां कहां से ली जाती हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु से ही किसी भी चीज की दूरी देखी जाती है। तो जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है? ध्रुव होता है। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर ध्रुव, पी, जिसे किससे लिखा जाता है? पी से लिखा जाता है। तो P से ये जो वस्तु रखा गया है इसकी दूरी को लिखेंगे तो इसकी दूरी को लिखा जाता है U से। तो यहाँ लिखेंगे PO। क्या लिखेंगे? PO बराबर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि दर्पण के सामने है, इस साइड है। आप लोग को अभी जस्ट बताया है, दर्पण के सामने इधर की जो भी हम लोग भौतिक राशि लिखेंगे किसमें होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आएगी नहीं? और क्या हो सकता है? यहां से यहां तक के देखिए। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या यानी पीसी बराबर क्या होता है? आर होता है। किसमें हो जाएगा? माइनस में। अच्छा, इसका एक रिलेशन भी होता है आर का, यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी से एक रिलेशन होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो आर की जगह ये माइनस तो रहेगा ही, आर की जगह क्या लिख देंगे? 2f लिख देंगे। समझ में आएगी नहीं? अब यहां से लेकर ये तो वस्तु की दूरी हो गई ऊपर वाली। अब यहां से लेकर यहां तक की क्या होगी? प्रतिबिंब की, क्योंकि ये प्रतिबिंब बना है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इसे किससे लिखेंगे? तो पी आई से लिखेंगे। तो पी आई बराबर, यहाँ देखिए, जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है यू से लिखते हैं और जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है उससे किससे लिखा जाता है? तो वी से लिखा जाता है। तो यहाँ वी से लिख देंगे, ये वी हो गया। अच्छा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्योंकि ये दर्पण के सामने है, आगे की तरफ है, इसलिए कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? PO वस्तु की दूरी है, माइनस U से लिखेंगे। PI ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, इसे किससे लिखा जाएगा? V से लिखा जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा। ऐसे यहाँ P से, और ये वक्रता त्रिज्या है। अच्छा, P है, ये क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इधर है तो माइनस में R लिख देंगे। अच्छा, R का जो संबंध होता है F से होता है। R बराबर होता क्या है? 2F होता है। ठीक है। अब ऐसे ये ध्रुव है और ये क्या है? फोकस बिंदु है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल f से लिखा जाता है। ये किसमें हो जाएगा? माइनस f से हो जाएगा। ठीक है। इन सभी सिंबल्स यानी भौतिक राशियों को याद रखेंगे और कहां पर है, कैसे है, इसको भी याद रखेंगे। अभी आगे जब हम लोग निगमन करेंगे इन सब का प्रयोग वहां पर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या देखते हैं? निगमन। क्या देखते हैं? निगमन। किसका निगमन देखेंगे? दर्पण के सूत्र का निगमन। यहाँ निगमन करते हैं। तो निगमन समझने से पहले एक चीज और समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज यहाँ ऐसे है,
दूसरा त्रिभुज कैसा है, ऐसे छोटा है, ये एक बड़ा सा है, ये कैसा है, छोटा है, ठीक है। अच्छा देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये भी कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। बात समझ में आए कि नहीं। मान लेते हैं जैसे ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बस समझ में। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं। तो इस कंडीशन पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लेते हैं एम हो गया, ये एन हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। अगर ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, सभी कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं, और ये जो संगत भुजा, अच्छा देखिए यहाँ संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब समझ रहे हैं नहीं, जैसे ये जहां दिख रहा है, जैसे देखिए एक ये लंब रूप में दिख रहा है, एक आधार के रूप में, ऐसे ये लंब के रूप में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आधार के रूप में। इन दोनों के बीच में जो कोण बना है, इन दोनों के यहाँ भी बीच में जो कोण बना है, यही दोनों तो आपस में समान है। तो अगर कोई दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो कैसे कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और समरूप होने की जो कंडीशन होता है, क्या होता है, इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये लंब दिख रहा है, इसमें भी ये लंब दिख रहा है, तो यहाँ लंब क्या हो गया, AC बटा लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, MP, ये क्या होगी, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब दूसरी संगत भुजा कौन सी है, जैसे यहाँ AB लिखा गया है, ये आधार वाला AB, तो यहाँ आधार वाला क्या है, MN है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, और उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात इतना समझ में आया कि नहीं। अब यही चीजें, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम लोग दर्पण के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं दर्पण का सूत्र। निगमन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो चित्र हमको दिख रहा है इसमें हमको 4 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। इसका नंबर यहाँ लिख देते हैं, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। कैसे है नंबर 1, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये नंबर 1 त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, ये नंबर 2 हो गया। तीसरा त्रिभुज कैसे है, ये जो तीनों भुजाएं दिख रही हैं, ये इससे मिलकर क्या हो गया, तीसरा त्रिभुज हो गया। चौथा त्रिभुज कहाँ पर है, ये वाली जो हमको दिख रही है त्रिभुज, ये कौन सा हो गया, चौथा त्रिभुज हो गया। बात समझ में आया। 4 त्रिभुज यहाँ पर दिखेगी नहीं, कौन कौन से हैं, नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा नंबर 1 का अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, O डैश C है, और नंबर 2 क्या है, यहाँ लिखेंगे I डैश C है। बात समझ में आई नहीं। तो नंबर तीसरा कौन सा है, I डैश F है, और नंबर चौथा कौन सा है, तो यहाँ लिख देंगे FNM या MNF लिख देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग निगमन करते हैं। तो किस त्रिभुज के बारे में देखेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुज को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज है क्या है, O डैश C, ठीक। फिर यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या है, I डैश C है। यहाँ बनाते हैं, अलग से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ नीचे है, ऐसे। इसका क्या नाम है, इसका नाम है O डैश C, इसका क्या नाम है I डैश, और क्या है C है। बात समझ में आई नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल आपस में कैसे लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं। ये दोनों है क्या, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी C है, ये भी C है। बात समझ में आई नहीं। जैसे देखिए ये रेखा ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, क्योंकि समूह कोण हो जाएंगे। तो ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर, यानी संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब ये तो समरूप हो गए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लिखेंगे, त्रिभुज O डैश C तथा कौन सा त्रिभुज लेंगे, लेंगे त्रिभुज I डैश C में देखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, इसमें क्या है, यही दोनों त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे O, यहाँ लिखेंगे O डैश बटा, अच्छा ये लंब है ना, तो इसमें लंब कौन सा है, I डैश है, यहाँ लिख देते हैं I डैश बराबर। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसका आधार लिख देते हैं, क्या लिखा गया है, OC, यहाँ क्या लिखा है, IC लिखा गया है। तो यहाँ लिख देते हैं OC बटे क्या लिखेंगे, IC लिखेंगे। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। इसको मान लेते हैं, ये कौन सा समीकरण है, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। ये पहला समझ में आया।
अब आइए यही चीज देखते हैं तीसरे और चौथे त्रिभुज में कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है, आई आई डैश, और यहाँ पर क्या है, एफ है, ठीक है। चौथा त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से चौथा त्रिभुज है, यहाँ एफ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया एम, यहाँ पर क्या हो गया एन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, अच्छा ये एफ है तो यहाँ जितना एंगल होगा ये भी तो एफ है, उतना एंगल यहाँ भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इस त्रिभुज में, चौथे त्रिभुज में ये वाला एंगल एफ वाला एंगल और तीसरे त्रिभुज में एफ वाला एंगल, ये समूह कोण होने की वजह से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे सिद्ध हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप की कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पहले जैसे लिखे थे वैसे दूसरे में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज देखेंगे, देखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा है, आई आई डैश एफ है, फिर कौन सा है, एम एन एफ है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज पर दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, वहां पर है एम एन और क्या है एफ है, ठीक है। में लिखेंगे समरूपता होने का जो शर्त है हमको ये प्राप्त होता है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लंब का लिखेंगे। यहाँ पर लंब क्या दिख रहा है, आई आई डैश दिख रहा है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ से लिखते हैं, ये चौथा वाला पहले लिख देते हैं, फिर इसको बाद में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा गया है तो नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा एम एन, यहाँ पर लंब क्या है एम एन है, यहाँ लिख देंगे एम एन बटे, फिर क्या लिखेंगे आई आई डैश लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं आई आई डैश बराबर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आधार, आधार यहाँ पर कितना है आई एफ। अच्छा सबसे पहले इसका लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आधार क्या दिख रहा है, एन एफ दिख रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं एन एफ बटे, फिर इसका आधार क्या दिख रहा है आई एफ, यहाँ लिख देते हैं आई एफ। अब यहाँ हम लोग कंडीशन लेंगे, कंडीशन कौन सा होगा, कंडीशन होगा यदि ये एन कहाँ पर हो, पी पर हो, यानी इसका जो द्वारक हो कैसा हो, बहुत छोटा हो, जिसके कारण ये एन कहाँ चला जाए, ये कहाँ पर चला जाए, पी पर चला जाए, ठीक है। इस कंडीशन पर जो एन एफ होगा किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे यदि, लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे, एन एफ किसके बराबर हो जाए, पी एफ के बराबर हो जाए, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पर ये जो ऊपर का हमको समीकरण दिख रहा है, ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, एम एन बटे क्या लिखेंगे, आई आई डैश बराबर एन एफ की जगह क्या लिख देंगे, पी एफ बटे क्या लिख देंगे, आई एफ। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको कितने समीकरण प्राप्त हो गए, 2 समीकरण, कौन कौन से हैं, ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर ओ सी बटे क्या है, आई सी है, ठीक है। अच्छा ऐसा कहीं किताबों में आप लोग देखेंगे ये सी आगे लिखा होगा ओ पीछे लिखा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, वही मतलब है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यानी ओ सी हो गया या सी ओ लिख देंगे, मतलब वही है, ठीक है। यहाँ 2 समीकरण हमको प्राप्त हुए, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है, एम एन बटे आई आई डैश बराबर पी एफ बटे क्या है, आई एफ, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, दर्पण का सूत्र का निगमन करते हैं। ध्यान से इस चित्र में देखिएगा, ये जो चित्र हमको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये जो लाइन जाती है मुख्य अक्ष के कहाँ जाती है, समानांतर जाती है। इस कंडीशन पर ये वाली जो लंबाई है, इस वाली लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, एमपी के बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं पीएम के बराबर या एमपी के बराबर या एमएन के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एन कहाँ पर है, पी पर ही है। अभी जस्ट यहाँ हम लोग देखे ना, यदि एन एफ यानी एन कहाँ पर आ जाए, पी पर आ जाए, यानी ये पॉइंट कहाँ पर आ जाए, पी पर आ जाए, उस कंडीशन पर हम लोग ये मान के चले तभी दूसरा समीकरण को प्राप्त हुआ है। यानी हम लोग मानेंगे ये एन कहाँ पर है, पी पर है, तो जो ये लंबाई हमको दिख रही है ओ डैश, ये लंबाई किसके बराबर होगी, पीएम के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ डैश बराबर है किसके बराबर है, पीएम के बराबर है या यमन के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पीएम के बराबर या क्या लिख देंगे, एमएन के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं, ये कंडीशन हमको प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको दूसरे समीकरण में एमएन दिख रहा है, यहाँ क्या लिख देते हैं, दूसरे समीकरण में ही लिखना है, दूसरे समीकरण में एमएन की जगह क्या लिख देते हैं, ओ डैश लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे ओ डैश, एम एन की जगह क्या लिख देंगे, ओ डैश बटे यहाँ क्या लिख देंगे, आई आई डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पी एफ बटे क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण की 3 को हम लोग देखेंगे तो देखने से हमको क्या पता चलेगा, ओ डैश बटे आई आई डैश, यहाँ भी ओ डैश बटे क्या है,
आई आई डैश, यानी ये वाले पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, जब ये वाले पक्ष आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाले भी तो आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जब बराबर हुए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग तुलना करते हैं किस समीकरण में, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, तो ये वाले भी पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, OC बटे क्या लिखेंगे, IC बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, PF बटे क्या हो जाएगा, IF हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 मान लेते हैं या वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसी को लेकर आगे बढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हमको किसकी लंबाई चाहिए, OC की लंबाई चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं इन चारों में OC की लंबाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, ये जो OC दिख रहा है इन चारों के रूप में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, OC। तो हम OC से कहाँ तक ले जाते हैं, P तक, क्योंकि देखिए हमको ये जो चारों दिख रहे हैं, चारों जो हम लोग भौतिक राशि लिखे हैं पहले, सब में P दिख रहा है कि नहीं, सब में P दिख रहा है। यानी हमको दूरी कहाँ से मिलेगी, P से मिलेगी, ना कि ये बीच से मिलेगी। तो एक काम करते हैं, ये जो OC दिख रहा है इसकी दूरी यहाँ से निकालते हैं तुलना करके। कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लाइन को बनाते हैं, ये पूरी लाइन बना दी है। ठीक है, ये क्या हो गया, P हो गया। यहाँ पर बीच में क्या है, C है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, O दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको यही चाहिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, पूरी लंबाई को क्या लिख सकते हैं, पूरी लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PO। अच्छा, PO कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक, यानी जो हम लिख रहे हैं क्या है, सही है। ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अच्छा हमको ये लंबाई चाहिए, पूरी लंबाई कितनी है, PO है। तो PO में से ये PC अगर घटा देते हैं तो हमको ये लंबाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। यानी क्या करेंगे, PO में से क्या घटाएंगे, PC घटाएंगे। तो PC घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, OC मिल जाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं ये पूरी लंबाई कितनी है, अगर ये पूरी लंबाई मान लेते हैं 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है। अब यहाँ से हम इतना निकाल देते हैं तो हमको यही तो मिलेगा। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 20, और ये मान लेते हैं कितना है, 15। ठीक है, अब 20 में से 15 मीटर घटा देंगे तो ये हमको 5 मीटर पता चलेगा कि नहीं, हाँ पता चलेगा। ये कितना है, 5 मीटर निकल के आ गया OC। ठीक है, वही चीज की है, पूरे वाले में से ये वाला घटा दिए हैं तो हमको क्या पता चला, OC, यानी ये वाली लंबाई हमको पता चला। वही यहाँ पर लिखे हैं, यानी पूरा क्या है, PO है। PO में से क्या घटा दिए, ये वाली लंबाई। ये वाली लंबाई क्या है, PC है। PC घटा दिए तो हमको क्या पता चलेगा, ये OC पता चलेगा। बात समझ में आई नहीं? यानी हम OC की जगह क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC। अच्छा, ये सही है, कैसे सही है, मतलब ये जो लिखा गया है ये मान्य होगा। कैसे मान्य होगा, क्योंकि इन चारों में ये देखिए दोनों मिल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखिए PO भी है, यहाँ भी PO है। PO की जगह हम लोग माइनस U लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमको भौतिक राशियां यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे PC बराबर यहाँ कितना दिया गया, -2F दिया है, ये भी मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, OC की जगह क्या लिखेंगे, PO। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PO माइनस, फिर क्या लिखेंगे, PC बटे। ऐसे ही देख लेते हैं IC का मान निकलेगा हमको। अच्छा, IC का मान यहाँ पर कहीं दिख रहा है, चारों में नहीं दिख रहा है। जब IC का मान इन चारों में नहीं दिख रहा है, क्या करते हैं, इन चारों के रूप में IC का मान निकालते हैं। जैसे अभी OC का निकाले हैं। ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमको इसी की लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए, तो यहाँ से लंबाई मिलती है तो ये पूरी लाइन बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे पूरी लंबाई बना दी है। यहाँ पर क्या है, P है। ऐसे यहाँ पर क्या है, I है। यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, वही लाइन यहाँ बना दी है। हमको क्या चाहिए, IC चाहिए, ये लंबाई चाहिए। तो पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा देते हैं। तो पूरी लंबाई कितनी है, PC है। PC में से क्या करेंगे, ये वाली लंबाई घटाएंगे, और ये वाली लंबाई कितनी है, PI है। कितना है, PI। ये किसके बराबर, जब पूरी वाली लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा देंगे तो यही वाली लंबाई हमको मिलेगी। किसके बराबर होगी, IC के बराबर हो जाएगी। यानी IC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये चारों सिंबल यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी जगह पर कोई भी भौतिक राशियां जो दी गई हैं, चारों हमको पता है, उनमें से क्या करेंगे, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए PC, हाँ PC दिख रहा है, 2F होता है। PI, हाँ PI दिख रहा है, इसमें यहाँ माइनस भी है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? यानी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मान हम नहीं निकाल सकते इसका, इसलिए इसको इस पदों में हम निकालें। ठीक है, यहाँ IC की जगह क्या लिखेंगे, PC माइनस क्या लिख देंगे, PI बराबर। ऐसे देखते हैं PF का मान क्या इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है PF का मान। तो PF का मान दिख रहा है, इसलिए PF को नहीं चेंज करते, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे IF का मान यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
तो एक काम करते हैं, इन चारों के रूप में आई एफ का भी मान निकालते हैं, जैसे सबका मान निकाले हैं, अभी इन दोनों का निकाले हैं ना, ठीक है, वैसे इसका आई एफ का भी निकाल लेते हैं। आई एफ का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, तो ये रेखा बना देते हैं। तो ये जो रेखा दिख रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा P, यहाँ पर क्या हो जाएगा I, यही बीच में क्या है F है। यही चीज देखिए, यहाँ जो लाइन दिख रही है, ये लाइन पे 3 सिंबल हमको दिख रहे हैं, तीनों लिख दिए, ठीक है। अब हमको यही ज्ञात करना है, तो पूरे वाले में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमको पता चल जाएगा, यानी पूरा कितना है PI है। PI में से क्या घटाएंगे, PF घटाएंगे, PF घटा देते हैं, PI में से PF घटा देंगे तो ये वाला हमको पता चल जाएगा, ये है क्या IF है। बात समझ में आएगी नहीं, यानी IF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PI माइनस PF लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या हो गया PI माइनस PF हो गया। बात समझ में आया, इस तरीके से हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें जितने भी हमको यहाँ लिखे गए हैं, देखते हैं क्या इन चारों में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो क्या PO है इसमें, हाँ है, PC है इसमें, हाँ है, PC यहाँ भी है, हाँ है, उसमें PI है, हाँ है, PF भी है, ठीक है, PI भी है, PF भी है, चारों मिल गए कि नहीं। अब एक एक करके इन सब का मान यहाँ पर उठाकर रखते हैं और देखते हैं कैसे सूत्र प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ मिटाकर यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ रखते हैं, PO का मान कितना है, माइनस U है, तो PO की जगह क्या लिखेंगे, माइनस U लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस U, फिर क्या है माइनस है। PC की जगह क्या लिखा गया है, PC की जगह है माइनस 2F है, तो माइनस तो पहले से ही है, यहाँ लिख देते हैं माइनस 2F लिख देते हैं, बटा, ठीक है, बटे। फिर क्या लिखेंगे PC, PC की जगह फिर क्या है वहां पर माइनस 2F है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 2F, फिर माइनस है माइनस। PI की जगह क्या है, PI की जगह कितना है, माइनस तो पहले से है, और PI की जगह क्या लिखेंगे, माइनस V लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस V बराबर, यानी इक्वल टू है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है PF, PF बराबर क्या है माइनस F, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस F बटे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे PI, PI का मान कितना है, माइनस V है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस V, ये क्या हो जाएगा माइनस V हो जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ माइनस है। अब PF बराबर कितना लिखा गया है, यहाँ माइनस F लिखा गया है, यहाँ लिख देते हैं माइनस F, ठीक है। इस तरीके से ये हमको प्राप्त हुआ है। अब क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका तिरछा गुणा यहाँ पर कर देते हैं, तो करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस U, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2F, फिर दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, ये माइनस V है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, पहले से यहाँ पर क्या लिखा गया है माइनस F है, फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2F, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V, ठीक है। इस तरीके से हमको ये प्राप्त हुआ। बात समझ में आया कि नहीं। अब क्या करते हैं, एक एक करके गुणा कर देते हैं। इस जो माइनस U दिख रहा है, इस माइनस U का इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर 2F का दोनों में गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पर भी गुणा करेंगे, क्या करेंगे माइनस F का 2F में गुणा कर देंगे और माइनस F का V में गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस U का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और U V मिलके क्या हो जाएंगे U हो जाएगा, और क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा UF हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसका दोनों में गुणा हो गया। अब किसका करेंगे, 2F का गुणा करते हैं, 2F का गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2F, और क्या हो जाएगा V। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या लिख देंगे प्लस। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 2F का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया सब। अब इधर करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और F का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2F का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा FV हो जाएगा। ये हमको प्राप्त हो गया। अच्छा, बराबर के इस साइड भी हमको 2F स्क्वायर दिख रहा है, बराबर के इस साइड भी 2F स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ भी मतलब यहाँ भी प्लस है, और यहाँ भी क्या है प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। ये भी कट गए। जो बचे हुए हैं उसको लिख लेते हैं। बचे क्या है, यहाँ पर UV बचा है, यहाँ माइनस UF बचा है, यहाँ पर क्या बचा है माइनस 2FV बराबर, यहाँ पर कितना बचा है माइनस FV बचा है। एक काम करते हैं, इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा UV, अब उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा UF हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2FV हो जाएगा। ये माइनस में इधर दिख रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2FV हो जाएगा, और पहले से इधर क्या है माइनस FV है, ठीक है। अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा UV बराबर
यहाँ हो जाएगा यू एफ, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2FV में से एक FV घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस FV बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ, क्या हो गया, UV बराबर UF प्लस क्या हो गया, FV हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण के दोनों तरफ UVF से भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों तरफ UVF से भाग कर देते हैं। अच्छा, इसमें जब UVF से भाग करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, UV किससे भाग करेंगे, UVF से भाग करेंगे, बराबर। फिर यहाँ क्या लिखा गया है, UF लिखा गया है, UF किससे भाग करना है, यहाँ लिखेंगे UVF प्लस, फिर इसके बाद क्या लिखा गया है, FV, क्या लिखा गया है, FV लिखा गया है, FV हो गया, किससे भाग करेंगे, UVF से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ UV जो दिख रहा है यहाँ भी UV है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/F बचेगा, बराबर। फिर क्या, यहाँ देखिए U है, U से U कट गया, F से F कट गया, क्या बचा, 1/V बचा, प्लस यहाँ से F से F कट गया, V से V कट गया, क्या बचा, 1/U। इस तरीके से यही जो हमको प्राप्त हुआ है, यही क्या कहलाता है, दर्पण का सूत्र कहलाता है। ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र था। क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। तो इसका निगमन हमने कर लिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।